नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, जिसमें हम बिहार की राजनीतिक चर्चाओं के बारे में आपको बताते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे जो बवाल मचा हुआ है संसद में अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर अमित शाह के, और वो विवाद अब पहुंच गया है बिहार तक। लालू प्रसाद यादव ने कुछ मांग की है तो उसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, बिहार की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर होगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बिहार में जल्दी चुनाव को लेकर संभावनाएं तेज हो गई हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी तथ्य है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही जो नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर एक कंफ्यूजन पैदा हुआ था, उस पर बिहार के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और बात करने के लिए रोज की तरह हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो ये जो संसद में देख रहे हैं हम, कल से ही हंगामा मचा हुआ है और आज तो एकदम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं कि उन्होंने धक्का दे दिया और उन्होंने गिरा दिया। इस तरह के लगातार आरोप, FIR की बात, तमाम चीज़ें चल रही हैं, मगर वो असर जो हमें दिल्ली में दिख रहा है उसका असर अब कह रहे हैं बिहार में भी आ गया है। लालू प्रसाद यादव ने मांग कर दी है कि इस्तीफा दे अमित शाह। इस्तीफे की मांग नहीं की, बहुत क्या बोला? इवन ये गृह मंत्री अमित शाह को पागल तक कह दिया। अच्छा जी हाँ। तो इसका आप क्या, इस जो पूरा मुद्दा है उसका दिल्ली में जो चल रहा है सो चल ही रहा है, बिहार में क्या असर होगा? अगले साल चुनाव हैं, अब जाहिर सी बात है विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सीधा सीधा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है जी, और ये प्योर पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं। और पॉलिटिक्स करने की कड़ी में बात इस कदर बिगड़ जाएगी, शायद किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा। आप देखिए, कांग्रेस ने पहले खूब हल्ला किया, लोकसभा चुनाव से पहले संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने की बात इस तरीके से तूल पकड़ी कि बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। बड़ा नुकसान। निश्चित तौर पर जो दलित समाज है उसके बीच एक मैसेज गया कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान में छेड़छाड़ किया जाएगा, जबकि ये तो सच है कि भाई संविधान संशोधन तो होता है। अभी तक 75 बार कांग्रेस कर चुकी है और उसके बाद बीजेपी ने किया है। और उस दिन अमित शाह जब बयान दे रहे थे तो ये भी उन्होंने बताया था कि आपने संविधान संशोधन किस लिए किया। उसमें उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि आपने पहला संविधान संशोधन 1951 में किया था तो किसके लिए किया था। तो उन्होंने बहुत साफ कहा कि आपने पहला संविधान संशोधन किया था तो उसमें यह था कि भाई लोगों का राइट्स को कैसे कम किया जाए। दूसरा संविधान संशोधन किया तो फंडामेंटल राइट्स पे आप कैसे इन्फ्रिंजमेंट करना चाहते थे। तीसरा संविधान संशोधन किया तो आपने मतलब जो कांग्रेस को कैसे घेरने का प्रयास कर रहे थे, तो आपने पार्लियामेंट का साल टेन्योर 5 साल से 6 साल बढ़ा लिया। उसके बाद आपने जजेस पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो तमाम तरह की बातें कह करके अमित शाह बहुत घेर रहे थे। उस बीच में अमित शाह का एक बयान था जिसका इंटेंट ऐसा नहीं था, लेकिन कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया, और कांग्रेस को मुद्दा मिल गया तो विपक्ष को भी मिल गया। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस को यह लगता है कि अरे ये एक ऐसा मुद्दा है, इसी मुद्दे पर हम हिंदुत्व को तार तार कर सकते हैं, हम दलित को अलग कर सकते हैं। तो अब जो कांग्रेस कभी भी ओबीसी के पक्ष में नहीं बोली, वो अपने आप को ओबीसी का समर्थक बताने में लगी हुई है कि हम आएंगे तो हम आबादी के हिसाब से क्या करेंगे, तो आरक्षण दे देंगे, जातीय गणना करा देंगे। कर्नाटक में क्यों नहीं करा लिए? नीतीश कुमार ने तो बिहार में करा लिया, आप कर्नाटक में क्यों नहीं करा लेते हैं? आप करा लीजिए। हिमाचल में क्यों नहीं करा लेते हैं? आप करा लीजिए। लोग ये सवाल जानना तो चाहते हैं ना कि आप क्यों नहीं करा पाते हैं। तो सवाल ये है कि देखिए, पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स की हकीकत ये है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो वैसा ही काम करती है कि मेजॉरिटी का समर्थन किस तरीके से लिया जाए। अब देखिए, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो लड़ाई चल रही है उसमें आप कांग्रेस के पूरे इतिहास को देखिए, उठा करके पन्ना पलट लीजिए। 52 में और 54 में, 52 के चुनाव में और 54 के बाईपोल में उनको हराया गया। और ये जान लीजिए, सेंट्रल हॉल में उनका मूर्ति तक नहीं था। ये हालत थी कांग्रेस शासन चुनाव में। तो अंबेडकर के खिलाफ बाकायदा नेहरू ने कैंपेन किया। तो जब ये सारी बातें, और उसके बाद ये कहते हैं कि आपने अंबेडकर के लिए ऐसे कैसे बोल दिया। देखिए, एक बात तो सबको समझ में आनी चाहिए कि अरे भाई, आप इतने ही अगर हितैषी हैं तो क्यों नहीं अपनी कुर्सी छोड़ करके, मैं दोनों दल के लिए बोल रहा हूं,
कि आप कुर्सी छोड़ करके किसी दलित को सीएम बना दीजिए, पीएम बना दीजिए, तो समझ में आएगा कि आप बहुत हितैषी हैं। मुझे लगता है पॉलिटिक्स इस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहिए, और जिस डायरेक्शन में पॉलिटिक्स जा रहा है उससे केवल समय की बर्बादी होती है, देश की जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद जाता है, और मुझे लगता है बहुत सारे बिल्स जो पास होने हैं उसको लेकर के लोगों का ध्यान बंटता है। किस तरफ लोग बढ़ रहे हैं, आप देखिए किस तरह की बातें चल रही है, जो भाषण में लोग किस तरह से एक दूसरे को घेरें वो ठीक है, लेकिन बाहर जिस तरह का बर्ताव आज हुआ है उसको कौन अच्छा कह सकता है। अब इसी में कूद पड़े हैं लालू प्रसाद, जो कह रहे हैं गृह मंत्री पागल हैं, उनको रिजाइन करना चाहिए। अगर आप गृह मंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ दिन पहले आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आंख सेकने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो आप इतने मंजे हुए नेता रहे हैं, आप इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं, आप इतने साल रेल मंत्री रहे हैं, तो इस तरह का बयान देकर के आप क्या हासिल करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल बिटरनेस अगर इस हद तक पहुंच जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और दोनों पार्टियां जिस तरीके से पॉलिटिक्स करने में लगी हुई हैं, ये मुझे अच्छा संकेत दिखाई नहीं पड़ता। अब ये डेडलॉक खत्म होते दिख नहीं रहा है। बिल्कुल, अब तो ये बढ़ेगा, ये लगता है। ऐसा जो संसद में आज देखने को तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे तो लगता है कि चीज़ें इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है, और दोनों ही पार्टियों में ये होड़ लगी है कि अम्बेडकर का ज़्यादा बड़ा प्रेमी कौन है, ज्यादा बड़ा नहीं। देखिए यही बात तो हो रही है ना कि कांग्रेस ने आज तक उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया, ये बात हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमने पंच तीर्थ बनाए, बाबा साहब से जुड़े हुए जो 5 स्थान हैं 4 बन गए, 5वां भी बन करके तैयार हो रहा है। देख लीजिए, तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरह का सम्मान दिया है। अब कांग्रेस जब इस बात पर कॉर्नर होती हुई दिखाई पड़ती है तो निश्चित तौर पर वोट बैंक दिखता है ना कांग्रेस को। कांग्रेस को लगता है कि अगर हम दलित का वोट अपने तरफ कर लिए, मुसलमान हमारे तरफ हो चुका है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो अपर कास्ट भी हमारे तरफ आ जाएंगे। और ओबीसी कर रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस की रणनीति है कि अगर हम कुछ ओबीसी को भी तोड़ लेते हैं तो फिर हमें सत्ता तक आने से कौन रोक सकता है। आप देखिए बिहार में आप देखें तो किस तरीके से पप्पू यादव कूद पड़े। टीवी चैनल पर बैठ करके पप्पू यादव जिस तरीके से पूरा एंटी गांधी, एंटी अंबेडकर बोल रहे हैं, उससे समझा जा सकता है कि पप्पू यादव किस तरह का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर लालू यादव क्यों चुप रहने वाले थे? क्योंकि लालू यादव भी तो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि बिहार में बीजेपी का विरोध जो दमदार तरीके से करेगी तो एक बड़ा वोट बैंक है ना, उसी को मिलेगा। तो आप बिहार में आने वाले समय में देखेंगे, और ये मैं अपने आने वाले शो में बताने वाला हूं कि किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी के बीच मुसलमान वोट बैंक को लेकर के खींचातानी चल रही। बिहार में शुरू हो चुका है, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। तो ये विरोध करने का एक मकसद और भी है कि एक वोट बैंक को दिखाना है कि देखिए मैं बीजेपी का किस तरीके से विरोध कर रहा हूं, और बीजेपी का विरोध कर रहा हूं, इसलिए मैं ही असली बीजेपी का विरोधी हूं। ताकि बीजेपी का विरोधी दिखूंगा तो एक समाज ऐसा है जो मुझे ही ऑप्शन मानेगा और मुझे ही वोट करेगा। इसलिए भी ये सारी रणनीति आपको दिखाई पड़ रही है, ये राजनीति दिखाई पड़ रही है। अब देख लीजिए, आ तो गया जीतन राम मांझी का बयान। जीतन राम मांझी दलित नेता है ना, चिराग पासवान का बयान तो आ गया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अमित भाई, बाबा साहब अंबेडकर का भारत आपके साथ खड़ा है। ये जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट। रामविलास पासवान की एलजेपीआर, जो रामविलास पासवान दिवंगत नेता हैं, उनके सुपुत्र चिराग पासवान कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ मूठ की लड़ाई कर रही है, बीजेपी पंचतीर्थ, मोदी सरकार पंचतीर्थ बना रही है। बाबा साहब को मोदी सरकार ने हमेशा सम्मान दिया है। कांग्रेस तो लोग कहेंगे तो सहयोगी हैं, विपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पर ये देख, मल्लिकार्जुन अलग आरोप लगा रहे हैं। मल्लिकार्जुन लगा रहे हैं ना, पर मायावती तो नहीं लगा रही है। मायावती कह रही है दोनों पार्टियां पॉलिटिक्स कर रही हैं, और वही मैं भी कह रहा हूं। पर आप देख लें कि दलितों रामदास अठावले, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ये तमाम लोग किसकी तरफ, ये देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इतने सारे मंत्री जो दलित कोटे से भी मंत्री हैं, तो किसकी सरकार में?
तो ये आरोप प्रत्यारोप किस लिए? आरोप प्रत्यारोप इसलिए भी है कि भाई वो मैंने आपको कहा ना कि बिहार में भी तो 19% दलित वोट है ना, बिल्कुल। और दलित वोट में ठीक है, पासवान वोट अगर चिराग के तरफ जाएगा, मांझी वोट जीतन राम मांझी के तरफ जाएगा, तो आप देख लीजिए रविदास वोट भी तो है। अभी उसके कोई बड़े नेता उस तरह का नहीं दिख रहे हैं जो कहें कि नहीं इस पर मेरी पकड़ है। और ये सिर्फ 3 जातियां ही नहीं है, कई और जातियां हैं। तो 19% वोट को एड्रेस करना है, फिर एंटी बीजेपी वोटर्स को एड्रेस करना है जिसमें मुस्लिम समाज एक बड़ा तबका है, वो भी 18% है। तो ये सारा ऐसा फैक्टर है जिसको एड्रेस करने के लिए आप देखिए लालू प्रसाद बिहार में बैठ करके राग अलाप रहे हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं गृह मंत्री पागल है, उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए, उनको जो है रिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल, तो ठीक कह इसलिए रहे हैं। राजनीति चढ़ गई है। अब जम करके सम्राट चौधरी बोलने लगे हैं, दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं, यहां तक कि विजय सिन्हा बोल रहे हैं, और ये लोग सब मिल करके लालू प्रसाद को करारा जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वो शरीर से कमजोर तो हो ही गए थे, ऐसा लग रहा है कि दिमाग से कमजोर हो गए, पर मैं नहीं मानता दिमाग से कमजोर हुए। प्योर पॉलिटिक्स है, चूंकि बिहार में भी चुनाव होना है, इसलिए आप इस तरह के कोई भी मौके को आप जाया होता नहीं देखेंगे। पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल। हम चुनाव और चुनाव पर क्या असर हो सकता है इस विवाद का जो बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर चल रहा है, इस पर बात करें। तब चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा ये भी है कि बिहार में क्या जल्दी चुनाव हो सकते हैं। बार बार घूम घूम के चर्चा आती रहती है, बार बार हम इस पर आपको बताते रहते हैं, अभी भी चर्चा क्यों आ रही है? देखिए, चर्चा इसलिए आ रही है, आपको बता दें कि दरअसल 3 वजह बताया जा रहा है कि चर्चा क्यों इस पे गंभीर हो रही है। जबकि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, पहले भी बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार के आवास पर ही तमाम पार्टी के जो एग्जीक्यूटिव्स थे, संगठन के नेता थे, एमएलए थे, एमपी थे, उनको कह दिया गया था कि मन में कोई भ्रम मत पालिएगा, चुनाव समय से ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये चर्चा जोर इसलिए पकड़ रही है कि एक तो महाराष्ट्र और हरियाणा जीत करके ऐसा महसूस हो रहा है कि एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है, तो इसलिए क्यों नहीं चुनाव करा लिया जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी अपने संगठन का चुनाव बिहार में बड़ी तेजी से कर रही है, तो जल्दी ही एक अध्यक्ष का भी चुनाव होगा और हर स्तर पर संगठन में नेता चुने जाएंगे, अध्यक्ष चुने जाएंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, और नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं तो इसमें 225 करोड़ खर्च होना है, तो इसकी बहुत चर्चा भी है। नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे तो आप जान लीजिएगा कि ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें वो जनता से नहीं मिलेंगे, वो समीक्षा करेंगे, आप ये जान लीजिए, और फिर वहीं अनाउंसमेंट भी कर देंगे कि कहाँ पे रोड बनाएंगे, कहाँ पे पुल बनाएंगे, किस जिले को क्या देंगे, किस इलाके को क्या देंगे। तो पब्लिक इंटरैक्शन नहीं होगा। समझा यह जा रहा है कि चूंकि नीतीश कुमार बीमार हैं और बीमार हैं तो उनकी वो कितना फिट रहेंगे, बाद में कहीं स्थिति ज़्यादा खराब हो जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो बहुत स्वस्थ नहीं रह रहे हैं आजकल। तो इसलिए अगर वो फिट नहीं हो, मतलब उनकी स्थिति खराब होती है, तो क्यों नहीं ऐसी स्थिति में चुनाव करा लिया जाए जिसमें नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए को ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके, क्योंकि नीतीश कुमार के वोट को फिर बाद में कौन ट्रांसफर करा पाएगा। तो ये भी इस तरह की चर्चा चल रही है। इसलिए आप देखेंगे बड़ी तेजी से हर जिले में, जो मेरे पास खबर है कि वो वोटर लिस्ट में संशोधन हो रहा है, किसका नाम ऐड करना है, किसका नाम डिलीट करना है, ये प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से चल रही है। बड़ी जल्दी जल्दी सबको काम करने को कहा जा रहा है, जो भी प्रोजेक्ट पेंडिंग है उनको कहा जा रहा है कि काम करिए। देखिए, इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने फटाफट महिलाओं के लिए घोषणा भी कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि नीतीश बाहर आएंगे और नीतीश महिलाओं के लिए कुछ घोषणा करेंगे, उससे पहले ही हम क्यों ना घोषित कर दें कि हम 2500 रुपया ये देंगे। जो विधवा पेंशन है उसको भी उन्होंने बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर दिया, और भी बहुत तरह की बातें कह दी। तो अभी इन्होंने प्रगति यात्रा का नाम दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जनवरी तक बहुत सारे घोषणाओं को पब्लिक के सामने रखा जाएगा, घोषित किया जाएगा। इसमें टॉप प्रायोरिटी मुझे लगता है महिलाएं होंगी। हाँ,
और ये कोशिश हो सकती है कि जल्दी चुनाव करा लिया जाए ताकि नीतीश कुमार के चेहरे का, उनके नेतृत्व का भरपूर फायदा लिया और जाए। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत से जो मनोबल बढ़ा है वो मेंटेन वो उसका मोमेंटम में मिल हाँ, जाए। और देखिए एक कल तक बात बड़ी तेजी से उठ रही थी कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया था कि भाई एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री बोर्ड की यहाँ बैठक पर सवाल होगी। उठता है कि बीजेपी बिहार के नेता क्या सोच रहे हैं? नहीं, बीजेपी बिहार के नेता दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया कि नहीं, हम तो नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। आप अमित शाह जो हमारे नेता हैं उनके बयान को गलत संदर्भ में मत लीजिए। क्या संदर्भ बता रहे हो? वो बता रहे हैं कि दरअसल एक प्रक्रिया होती है जो कि औपचारिक तौर पर कहा जाता है, हमारी पार्टी में सब कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। वैसे पहले इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचा जा चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि इस तरह की बात उठी तो संजय झा कुछ क्यों नहीं बोले, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो कहा जा रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच में सेतु का काम करते हैं, तो उन्होंने चुप्पी साधी। पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट से ये मैसेज दिलवाया गया कि भाई चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा। तो ये क्लियर कट अब मैसेज भी चला गया कि नीतीश ही नेता होंगे, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। इसलिए ये जो अवधारणा बड़ी तेजी से चल रही थी उसको दूर करने का कोशिश बीजेपी ने किया है। ये इस चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए अंदर खाने इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है कि क्या चुनाव जल्दी हो जाएगा, और जल्दी होगा तो कब हो सकता है। मुझे लगता है अगर चुनाव जल्दी होगा तो मार्च अप्रैल तक करना चाहेंगे, क्योंकि भीषण गर्मी हो जाती है अप्रैल के बाद। मई जून में तो लोगों का निकलना आपने देखा था। लोकसभा चुनाव में बिहार में स्थिति किस तरह खराब थी, क्या टेम्परेचर था और कैसा माहौल था। या तो तब चुनाव करें, नहीं तो फिर सितंबर अक्टूबर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले फिर बारिश का मौसम होता है तो वो भी दिक्कत की वजह होगी। लेकिन चर्चा दिल्ली में भरपूर है कि चुनाव बिहार में जल्दी होगा। वहां के जो एमएलएज हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमें पार्टी हुक्मरान द्वारा कहा गया है कि चुनाव तय समय पर ही होगा। लेकिन ये अंदर खाने जो चर्चा चल रही है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि जल्दी चुनाव होने की ये वजह है। अब देखिए भाई, बिहार की जनता भी इंतजार में है चुनाव के। चुनाव कब होता है ये सवाल लगातार उठता रहता है। तमाम वजहें पंकज जी ने गिनाई कि किन वजहों से चुनाव जल्दी हो सकता है। बाकी हमने बात की कि भाई बिहार पर ये जो अंबेडकर को लेकर विवाद चल रहा है उसका क्या असर हो सकता है, और जो नेतृत्व सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या एनडीए के नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार करेंगे, उसको लेकर बीजेपी की जो बिहार के नेता हैं उन्होंने सफाई दी है कि नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो लगातार हम चर्चाएं आपको बिहार के बारे में इस शो में बताते रहते हैं। आप भी शो को लगातार देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि और आप क्या सुनना चाहते हैं इस शो में और किस तरह की जानकारियां चाहते हैं बिहार की राजनीति के बारे में। हम उस पर ज़रूर बातचीत करेंगे और आप तक जानकारियां ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।